तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिजिटल सम, जिसको कि अंकीय योग भी बोलते हैं। देखिए अंकीय योग होता क्या है, तो किसी भी संख्या के अगर सभी अंकों को आप जोड़ेंगे तो जो एक अंक प्राप्त होगा उसी को हम लोग अंकीय योग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि मेरे 34 लिखा हुआ है, तो इसका अंकीय योग क्या हो जाएगा, 3+4 यानी कि 7। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिजिटल सम अगर 135 का फाइंड करना है तो 1+3+5 ये कितना हो जाएगा, 9। तो इसका डिजिटल सम हो गया 9। उसी तरह से अगर 68 का अगर आपको डिजिटल सम फाइंड करना है तो 6+8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 से 14। और जब भी डबल डिजिट में हम लोग नंबर नहीं लेते हैं, तो जब भी डबल डिजिट आएगा तो उसको आप सिंगल बनाएंगे, वापस से 1+4 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 5, यानी कि 68 का डिजिटल सम जो हो गया वो 5 हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखना है कि किसी संख्या को अगर आप 9 से विभाजित करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा या जो भी शेषफल होगा वो भी अंकीय योग ही होगा। जैसे वापस हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 34, इसका अंकीय योग आप करेंगे तो 3+4 यानी कि आएगा 7, यानी कि 7 हो गया इसका डिजिटल सम। लेकिन अगर हम 34 को 9 से मान लीजिए डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 34 को अगर आप 9 से डिवाइड करें तो 9 3 27 बार में ये कैंसिल होगा और आपके पास कितना बच जाएगा, 7। देखिए जो रिमाइंडर हो गया वही है डिजिटल सम। तो आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि अगर कोई संख्या को हम या तो सभी डिजिट को जोड़ देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो डिजिटल सम होगा, या उस संख्या को अगर 9 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो भी डिजिटल सम ही होगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई नंबर मान लीजिए, एक और नंबर ले लेते हैं 58। अगर आपके पास 58 है तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 5+8 यानी कि 13, और फिर से इसको डिजिटल सम करेंगे यानी कि 1+3, तो ये हो जाएगा 4। लेकिन वही अगर आप 58 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 छीके 54 होता है और लास्ट में 4 बच जाएगा, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो भी वही होगा जो डिजिटल सम होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल सम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप 9 से डिवाइड कर दीजिए किसी नंबर को, या फिर उसके सभी डिजिट को ऐड कर दीजिए और उसको एक सिंगल डिजिट में ले आइए, तो उसका हम लोग डिजिटल सम कहते हैं। उसके बाद देखिए डिजिटल सम से जुड़े हम कुछ और बातों को समझ लेते हैं कि डिजिटल सम यानी अंकीय योग पद्धति का जो उपयोग होता है वो हम लोग गुना, भाग, जोड़, घटाव, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, जितने भी अंकगणितीय परिचालन होते हैं ना, कि जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उससे जुड़े हुए जो उत्तर होते हैं उसको जांच करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और डिजिटल सम से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका समय जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, कम से कम समय में आप बिल्कुल किसी भी आंसर को आप चेक कर सकते हैं कि अपना जो आंसर लाया है कि वो सही है कि नहीं। टाइम सेव करने के लिए ये मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिजिटल सम पे अच्छा कमांड है तो आप एसएससी के किसी भी दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले आप काफ़ी स्टेप आगे रहेंगे टाइम के मामले में। तो डिजिटल सम को समझ लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए। इसके अलावा डिजिटल सम में क्या होता है कि अगर एलएचएस का डिजिटल सम करेंगे तो वो आरएचएस का डिजिटल सम से इक्वल होगा। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि 68+12, ठीक है, तो 68 में अगर आप 12 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 80। अब अगर हम डिजिटल सम करते हैं तो देखिए 8 और 6 14, और 14 को फिर आप ऐड करेंगे तो 1 और 4 5, तो ये हो जाएगा 5। जैसे 12 का डिजिटल सम क्या होगा, 2 1 3। यहाँ पे देखिए 8 और 0, तो 8+0, तो 5+3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और इधर भी हो जाएगा 8। यानी कि जो भी एलएचएस का डिजिटल सम है वो आरएचएस के डिजिटल सम के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि डिजिटल सम को हम लोग प्रतिशत या दशमलव पर भी लागू कर सकते हैं, और दशमलव के लिए भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग दशमलव का जो बिंदु होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 6.256, इसका अगर डिजिटल सम निकालना है 6.256, तो डेसिमल को आप भूल जाइए कि डेसिमल इसमें है, बस सिंपली आप निकालिए 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 6 19, और 19 में आ जाएगा 1+9, यानी ये हो जाएगा 1+9 10, और 10 का हो जाएगा 1+0 यानी कि 1। तो इसका डिजिटल सम हो गया 1। तो डेसिमल में भी हम लोग उसी तरह से यूज़ करेंगे जैसे हम लोग बाकी सारे नंबर्स में करते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि डिजिटल सम जो होता है उसमें कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 कोई भी हो सकती है, मतलब सिंगल डिजिट में होना चाहिए। तो 1 से लेकर 9 तक, और 0 भी हो सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी और है कि किसी भी अंक में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो अंकीय योग नहीं बदलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग डिजिटल सम में 9 को 0 मान लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर है 75, डिजिटल सम कितना हो गया, 7 5 12, और 12 का डिजिटल सम क्या हो गया, 1+2 यानी कि 3। ठीक है, अब किसी भी अंक में अगर हम 9 जोड़ दें, मान लीजिए कि 75 में 9 जोड़ देते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा 84। और अगर आप 84 का डिजिटल सम करेंगे तो 8 प्लस 4 यानी कि 12। तो 12 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा फिर 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम 9 ऐड भी कर दें तो उसका डिजिटल सम नहीं चेंज होता है। इसीलिए हम लोग 9 को डिजिटल सम में 0 मान लेते हैं और 9 को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं कि किसी भी संख्या में अंकों को योग की गणना करते समय सभी 9 और जोड़ने वाले 9 प्राप्त करने वाले सभी अंकों को विलोपित कर सकते हैं, यानी कि 9 को हम लोग ओमिट कर सकते हैं, 9 को हटा सकते हैं, 9 को काउंट नहीं करेंगे। और ऐसा करने से किसी भी संख्या की अंकियों की गणना हम लोग बहुत तेजी से कर सकते हैं और इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा उस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। तो एक बात आपको याद रखना है कि 9.0 का पर्याय है कि इसे दूसरे स्थान पर यूज किया जा सकता है क्योंकि 9 और 9 से विभाज्य और शेषफल 0 है। कहने का मतलब करें 9 अगर आपको किसी नंबर में मिल रहा है तो 9 को आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 9 से 9 को डिवाइड करने पे क्या होता है 0 आ जाता है और 0 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं कि डिजिटल सम में ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर मिल जाएगा, तो इसलिए हम लोग 0 को काउंट नहीं करते। मतलब आपको एक चीज़ समझना है कि 9 को हम लोग 0 मान के चलते हैं, यानी कि डिजिटल सम में कहीं 9 दिखे तो उसको आप बिल्कुल हटा दीजिए वहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब क्वेश्चन पे आते हैं तो इस एक नंबर दिया हुआ है, इसका हमको अंकी योग प्राप्त करना है। नंबर क्या है 2467539। देखिए 9 को पहले हटा दीजिए, इसके अलावा जो दो अंक मिला के 9 बना रहे हैं उसको भी हटा दीजिए। जैसे कि देखिए 6 और 3 9, इसको भी हटा दीजिए। 5 और 4 9, इसको भी हटा दीजिए। 7 और 2, ठीक है, ये भी 9 हो गया, तो इसको भी हटा दीजिए। तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोग जहाँ भी देख रहे हैं कि 9 आ रहा है पहले तो 9 को हटा दीजिए। इसके अलावा अगर कहीं भी आपको ऐसे नंबर जिसका कि ऐड करने पे 9 बनता है तो उसको भी हम लोग ओमिट कर देते हैं। ठीक है, मतलब 9 ऐड करने से आए चाहे 9 सिंगल आए तो हम लोग उसको हटा देते हैं क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट आपको एक नंबर दिया हुआ है 6372819923। देखिए 9 को हटा दीजिए, यहाँ से 9 को हटा दीजिए। देखिए 8 और 1 9 ये भी कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 ये भी कैंसिल हो गया, 6 और 3 9 ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास 2 और 3, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 5, यानी इस पूरे नंबर का जो डिजिटल सम हो गया वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका पहले वाले अगर एग्जाम्पल में देखें तो इसका डिजिटल सम 0 हो रहा था, तो डिजिटल सम 0 का 9 भी मान सकते हैं क्योंकि 9 और 0 सेम है डिजिटल सम के लिए। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो एक और आपको प्रॉपर्टी हम समझा दें कि 9 के किसी गुणज का अंकीय योग 9 होता है, यानी कि 9 का कोई भी मल्टीपल होगा तो उसका भी डिजिटल सम हमेशा 9 ही होगा। एग्जाम्पल के लिए 9 इंटू 14 अगर आप करेंगे तो आएगा 126, और 1 प्लस 2 प्लस 6 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 9, यानी कि 9 का अगर कोई मल्टीपल है तो उसका भी डिजिटल सम 9 ही होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो 9 इंटू 43 अगर आप करते हैं तो ये आता है 387, और 3 प्लस 8 प्लस 7 करेंगे तो आ जाएगा 18, और वापस जब आप 18 को 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 ही आएगा। मतलब 9 का कोई भी अगर डिजिटल सम है या मल्टीपल है तो उसका डिजिटल सम भी 9 होगा। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप 9 गुने 12 करते हैं तो 12 में कितना होता है 108। अब इस 108 का डिजिटल सम कितना होगा 1 प्लस 8 प्लस 0 यानी कि 9। तो आप देख रहे हैं कि 9 का अगर कोई मल्टीपल है जैसे कि 108 क्या है 9 का मल्टीपल, तो उसका डिजिटल सम भी क्या होगा 9 होगा। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर देखते हैं जिससे कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। यदि किसी मल्टीप्लिकेशन प्रक्रिया में 9 दिखे या 9 का कोई मल्टीपल दिखे, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, सपोज कि 43 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल हो गया, और 9 जो है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल ना हो। डिनोमिनेटर मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर हो जो कि 9 को कैंसिल ना करता हो, सपोज कि ये 5 हो। ठीक है, तो 9 का गुणन, तो गुणनफल का जो डिजिटल सम है यानी कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का जो डिजिटल सम है वो हमेशा 9 ही होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना, और इसका हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन से कि इसको कैसे समझेंगे। तो आपको क्या समझना है कि अगर कोई 9 का मल्टीपल है, कहीं 9 इंटू हो रहा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है जो 9 को कैंसिल नहीं कर रहा है, तो ऐसे पूरे मल्टीपल का जो डिजिटल सम होगा वो होगा 9। ठीक है, चलिए अब आके इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है कि महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या
2% प्रति वर्ष की दर से घटती है और शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए, शहर की टोटल जनसंख्या कितनी है? 45,000। 2% से घट रही है यानी कि 98%। 98/100, अगले साल फिर 98/100 हो जाएगा क्योंकि 2% फिर घटेगा। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, आप सीधा देखिए कि यहाँ पे 45,000 में 4 और 5 मिलकर क्या बना रहे हैं? 9। और 9 से वापस कुछ भी इंटू होगा तो क्या बन जाएगा? 9 का मल्टीपल, यानी ये पूरा क्या हो गया? 9 का मल्टीपल हो गया। और मैंने आपको बताया था कि 9 का मल्टीपल जब भी हम लोग देखते हैं और नीचे कोई ऐसा नंबर हो जो 9 को डिवाइड नहीं कर रहा हो तो डिजिटल सम क्या होता है? 9 ही होता है। यहाँ पे 100 से 9 तो डिवाइड होगा नहीं। तो आपको बस ऑप्शन से चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 9 है। ठीक है, बस आपको केवल इतना काम करना है, आपका जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 9 मिल रहा है डिजिटल सम, तो पहला ऑप्शन देखिए 4 5 9 3 12 12 8 20, इससे 9 नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 4 4 8 5 13 2 15 1 16, इससे भी नहीं मिलेगा। 4 1 5 5 10 6 16 और 16 और 8 24, इससे भी 9 नहीं मिल रहा। लास्ट वाला देखिए 4 2 6 2 8 1 9 और 9 8 4 3 7 2 9 1 10 और 8 18। तो 18 में 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। तो अब देख रहे हैं कि हमने कितने बड़े से बड़े कैलकुलेशन को हमने कितना इजीली हम लोग ने सॉल्व कर दिया केवल डिजिटल सम को यूज करके। और प्रॉपर्टी हमने क्या फॉलो किया कि ऊपर में अगर 9 का मल्टीपल मिल जाए और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर हो जो 9 को डिवाइड ना करे, तो उस आंसर का जो डिजिटल सम होगा वो 9 होगा। ठीक है, तो बस आपको ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन से आपको चेक करना है कि इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, उसको टिक करना और टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो देख रहे हैं कि आप डिजिटल सम से हम कितनी जल्दी टाइम सेव कर सकते हैं और कितना इजीली हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा जाता है। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पुनः 10% कम हो जाती है और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में जो कर्मचारियों की संख्या है वो 10% बढ़ा दी जाती है। तो आपको बताना है कि चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो देखिए, कर्मचारी टोटल कितने हैं? 2000। पहले वर्ष क्या होता है? 15% कम यानी कि 85%, तो हो जाएगा 85/100। फिर क्या होता है कि दूसरे वर्ष 90% कम हो जाता है, यानी कि 10% कम हो जाता है कि 90%, तो 90/100। लेकिन तीसरे वर्ष क्या होता है कि 10% बढ़ जाता है, तो 10% बढ़ने का मतलब 110%, यानी कि 110/100। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सिंपल सा एक बात है, यहाँ पे आपको 90 दिख रहा है, 90 में 9 इंटू 10 है, यानी कि 9 इंटू 10 यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ऊपर में जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं 2000, 85, 9 इंटू 10 और 110, ये पूरे क्या बन गए? 9 के मल्टीपल। और मैंने आपको बताया था कि 9 के मल्टीपल का डिजिटल सम 9 होता है अगर कोई डिनोमिनेटर से कैंसिल ना हो 9। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 100 इंटू 100 इंटू 100 है जो कि 9 को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस पूरे आंसर का जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो बस आपको यही चेक करना है कि किस ऑप्शन में आपको 9 मिल रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में 9 मिला है। देखिए 7 1 8, पहले ऑप्शन को देखते हैं। 7 1 8 8 16 16 6 22, इसमें नहीं मिल रहा है। 6 1 7 7 और 8, तो 15 और 5 20, इसमें भी नहीं मिल रहा है। फिर 6 1 7 और 8 15 और 3 18। 18 में देखिए 1 और 8 आ रहा है यहाँ से, तो 1 प्लस 8 का सम कितना हो जाएगा? 9। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथे वाले को भी चेक करिए। 7 1 8 8 16 और 3 19, 19 में भी 9 नहीं आएगा ऐड करने से। तो देखिए कितने कम से कम समय में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया केवल डिजिटल सम को अप्लाई करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा और आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 रुपए में खरीदा था। कह रहा है कि अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया, तो स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा। तो पहले इसको नॉर्मल मेथड से पहले देख लेते हैं कि 15% का मतलब हो जाता है 3/20 और लाभ है यहाँ पे, यानी कि 20 का सामान को 23 पे उसने बेचा है। ये सीपी है, ये एसपी है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अंकिता ने 20% का लाभ है। अब 20% का लाभ मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 के सामान को 6 पर बेचा है। ठीक है, और ये भी दिया है कि आशी ने ये बैग अंकिता से 24,840 रुपए में खरीदा है। अब चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम में इसको पहले इंटू करें। तो 20 5
100 हो जाएगा, और 23 को 6 से इंटू करेंगे तो 18, और ये हो जाएगा 138। यानी कि 100 का जो सामान था उसको 138 पे बेचा गया। ठीक है, तो आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे 24,840 को उसने खरीदा है। तो खरीदने वाला वैल्यू स्वाति के लिए क्या हो गया? बेचने वाला वैल्यू, यानी कि जो स्वाति का एसपी है वो अंकिता का आशी का सीपी हो जाएगा। दैट मीन्स कि 138 का आपको वैल्यू दिया हुआ है, तो आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? आपसे 100 का वैल्यू पूछ रहा है, किस कीमत पे खरीदा होगा स्वाति ने, यानी कि स्वाति का जो है सीपी पूछ रहा है। तो देखिए 138 का वैल्यू आपको पता चल गया, तो क्या करेंगे हम लोग? तो 138 का जो वैल्यू है वो है 24,840। 100 का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? 24,840 भाई 138 और इंटू 100 कर देंगे। तो इसको चलिए कैंसिल करते हैं, पहले 2 से ही कैंसिल कर देते हैं। तो 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में, फिर 2 से ये 12 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 0। ठीक है, 3 से और कैंसिल होगा तो 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 124 में, तो 4 3 चौके 12, फिर 3 बन जा 3 और 0। तो लास्ट में आपको मिल रहा है 23 और 414। तो 23 से देखिए 414 ये कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि 23 से अगर 414 को कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? लगभग ये 3 8 24 होता है, तो 8 बार में तो होगा नहीं, तो 18 बार में ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 18 180। तो कुल मिला के फाइनली आपका जो आंसर होगा 180 इंटू 100 आप करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 18,000। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अब इसको डिजिटल सम से कैसे बनाएंगे? तो ये तो हो गया 18,000 हम लोग यहाँ पे दिख रहा है, और 18,000 का अगर आप डिजिटल सम करेंगे तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में 9 किस में डिजिटल सम में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ये डिजिटल सम से। 18,000 को अगर 1 प्लस 8 करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा आंसर सॉल्व करके। लेकिन अगर हम लोग को पूरा आंसर सॉल्व नहीं करना है तो इसको डिजिटल सम से हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे आपको 138 की वैल्यू दी हुई थी 2,840। ठीक है, 100 का हम लोग को वैल्यू पता करना था। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्या ऊपर में जो न्यूमरेटर है उसमें कहीं 9 का मल्टीपल मिल रहा है कि नहीं। तो इसका आप डिजिटल सम कीजिए 24,840 का। तो 4 2 6 8 14, 14 और 8 18, और 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, यानी इसका डिजिटल सम होगा 9। अब जब आपको पता चल गया कि ऊपर में 9 डिजिटल सम बन रहा है, नीचे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 9 को डिवाइड करे, तो सिंपल आप देखिए कि किस ऑप्शन में आपका डिजिटल सम से 9 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 में। तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं था, सिंपली आप ऑप्शन नंबर बी को आगे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिजिटल सम को अप्लाई करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिया हुआ एक षटभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 1944 √3 मीटर स्क्वायर है। उसके चारों ओर रुपए 11.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में कितनी लागत रुपए में आएगी? कहने का मतलब एक षटभुजाकार यानी कि एक हेक्सागोनल फील्ड है, उसका कुछ एरिया दिया हुआ है, और चारों ओर उसका बाड़ लगाना है 11.50 के रेट से, तो कुल कितना रुपए का खर्च आएगा? अब इसके लिए आपको एरिया ऑफ हेक्सागन पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, मतलब कि 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, हेक्सागन कुछ इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं 7 हो गया। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो बीच में अगर आप सेंटर मानेंगे तो इस तरह से अगर आप सभी लाइन को मैच कर देंगे तो आप देखेंगे कि हेक्सागन के अंदर 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो 6 है तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये एरिया आपको दिया हुआ है 1944 √3। ठीक है, तो 1944 √3 आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर के हम इसको पहले √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1944 इंटू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 6। 6 से ये कैंसिल होगा, देखिए 6 3 18, फिर 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, फिर 324 और 4, ये आपको मिल रहा है ए स्क्वायर का वैल्यू। इसको कैलकुलेट करना इजी है। ए स्क्वायर 324 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये होता है 18 का। 4 किसका होता है? तो 2 का, और 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36, यानी कि ए का वैल्यू आ गया 36। अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा, क्योंकि बाड़ लगाना, और बाड़ हम लोग पेरीमीटर पे लगाते हैं। तो हेक्सागन का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 6 इंटू साइड, यानी कि 6 इंटू 36, ये आप करेंगे तो 216 हो जाएगा। और अब पैसा निकालना है, तो 216 हो गया पेरीमीटर, और उसमें 11.50 से आप
इंटू करेंगे। तो इसको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा देखिए कि 216 का डिजिटल सम निकालते हैं तो 2 1 3 और 6 9 9 आ गया, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 9 होगा। चेक कर लीजिए ऑप्शन ए को, देखिए 2 2 4 5 9 6 15 ये नहीं होगा, 3 2 5 ये नहीं होगा, 7 और 2 9 9 8 17 17 5 22 ये भी नहीं होगा, 4 2 6 और 8 14 और 4 18 18 में 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, और अर्धगोले का आयतन जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, और पाई का मान हम लोग को 22/7 लेना है। देखिए अर्धगोला का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, पूरा फेस हम लोग को कवर करना होगा और ये भी फेस। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है 3πr², और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू आपको दी हुई है। तो कहने का मतलब कि 3 पाई का मान लेना है 22/7, और यहाँ आ जाएगा r², और इसका वैल्यू कितना है तो 1039.5 है। चलिए 3 से काटते हैं, 3 से 3 बार में, फिर 3 चौके 12, ठीक है, 3 6 18 और 3 5 15, ये 11 से कटना चाहिए, तो 11 3 33, फिर 11 कम 11 और 11 5 55, 11 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना होगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग को r² कितना हो जाएगा, ये 31.5 इंटू 7/2 ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, या तो आप 7 से इंटू करके 2 से डिवाइड कीजिए, या फिर चूंकि हम लोग को r का स्क्वायर चाहिए तो चलिए इसको हम लोग इसको और आगे हम अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। 31.5 इंटू 7/2 है r² का वैल्यू, तो r² हम लोग को मिला 31.5 इंटू 7/2। देखिए 31.5 में 7 भी छुपा हुआ है, क्योंकि अगर इसको हम 7 से इंटू करेंगे तो 7 चौक 28, ठीक है, और 7 5 35, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय हो जाएगा 2। अब यहाँ 45 है तो 45 को आप जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुने 3 गुने 45 को 1.5 लिख सकते हैं, और 1.5 को भी क्या लिख सकते हैं कि 3 इंटू 0.5 गुने 7, ठीक है, और डिवाइड बाई 2। 0.5 के यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, और 5 से 10 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ऊपर किसका स्क्वायर बन रहा है, हम लोग को 2 7 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, और नीचे 2 2 मिल रहा है, यानी कि r² हम लोग को हो जाएगा, यहाँ मिला 7² 3² और नीचे आ गया 2²। तो जो स्क्वायर रूट स्क्वायर इधर आकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा यहाँ से, साथ ही 21/2 आपको मिल जाएगा आर का वैल्यू। लेकिन हम लोग को आयतन निकालना है, तो देखिए आर हम लोग को मिल गया, तो आयतन क्या होता है किसी भी अर्धगोले का, तो ये होता है 2/3πr³। पाई लेना है 22/7, और आर का क्यूब करना है, यानी कि 21/2, 3 बार इसको आप इंटू कर दीजिए। अब देखिए इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग डिजिट सम से हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। तो कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि 21/2 का मतलब क्या होता है, ये होता है 10.5, तो ये भी हो जाएगा 10.5, और ये भी हो जाएगा 10.5, और 10.5 आपको पता है कि इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 10.5 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3.5, ठीक है, 10.5 को आप लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3.5, और इसको भी ऐसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर 10.5 में 3 3 3 तीनों में छुपा हुआ है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27, जो कि 9 का मल्टीपल है। अब 9 का मल्टीपल और नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो उसको डिवाइड करे, ठीक है, जैसे यहाँ भी मान लीजिए कि 3 बार 3 आएगा, तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और 27 को अगर आप 3 से डिवाइड भी करेंगे तो भी ऊपर आपको 9 ही बचेगा, जो कि 9 है, यानी कि यूनिट डिजिट हम लोग का टोटल जो सम होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। तो बस अब चेक कर लीजिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको यूनिट जो डिजिट का सम है वो 9 मिल रहा है। तो देखिए 2 3 6 5 11 और 5 16, ये तो नहीं होगा, फिर 2 और 5 7 3 10 6 16, ये भी नहीं है, 4 2 6 2 8 5 13 और 5 18, देखिए 18 में 8 और 1 9, यानी कि ये जो है आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बिना कैलकुलेट किए आप बहुत ही कम समय में आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला सवाल ये है कि 7 मीटर आंतरिक व्यास वाली एक बेलनाकार नहर में पानी के बहाव की गति 18 किलोमीटर पर घंटा है। तो इसके माध्यम से 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेलनाकार कोई पाइप है, ठीक है, उसमें से पानी अगर बह रहा है
तो जो पानी बहता है वो क्या होता है कि जो आयतन होता है उसका वही पानी उस वो हो जाता है कि जितना उसका आयतन है उतना ही पानी उसमें से बह रहा है। यहाँ पे आपको व्यास दिया हुआ है और बहाव की गति दी हुई है। देखिए 18 किलोमीटर 1 घंटे में बहती है, हमको कितना में चाहिए 30 मिनट में। तो 30 मिनट में कितना किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा, तो 9 किलोमीटर। ठीक है, और हम लोग को क्या चाहिए 7 मीटर, उसका यहाँ पे व्यास भी दिया हुआ है। हम लोग को आयतन चाहिए। अब किसी भी बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू हम लोग को लेना है 22/7, आर स्क्वायर करना है 7 है उसका रेडियस व्यास, तो 7/2 हो जाएगा आर स्क्वायर। और एच की जगह पे हम लोग क्या लेना है, ये 9 लेना है। ठीक है, तो 9 यहाँ किलोमीटर में है तो हम लोग को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 9000 हो जाएगा। अब जैसे ही आप ये ऑप्शन देख रहे हैं आपको देखने में मिल रहा है कि देखिए 9000 में क्या है 9 इंटू 1000, यानी कि 9, ये 9000 क्या है 9 का एक मल्टीपल है और नीचे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उसको डिवाइड कर रहा है। तो आपका जो भी आंसर होगा, जो भी ऑप्शन होगा उसका डिजिट डिजिट का जो सम होगा वो 9 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि देखिए ऊपर में 9000 आ रहा है जो कि 9 का मल्टीपल है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 9 का मल्टीपल आता है तो डिजिट सम 9 हो जाता है। तो चलिए हर ऑप्शन से चेक कर लीजिए किसका डिजिट सम 9 हो रहा है। देखिए 7 3 10 6 16, 5 21, इसका नहीं आ रहा है। 3 और 5 8, 6 14, और 14 और 5 19, ये भी नहीं है। 6 6 12 और 3 15, 5 20, ये भी नहीं है। 3 और 4 7, 6 13, 13 और 5 18। देखिए ऑप्शन नंबर डी का जो डिजिट सम है वो 18, यानी कि 8 + 1 9 आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो देखिए बिना हम लोग कैलकुलेट किए कितने कम से कम समय में इसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इससे हम लोग कितना ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अर्ध गोलाकार कटोरा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल है कि अर्ध गोलाकार कटोरा यानी कि हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर का हम लोग को आयतन चाहिए। तो आयतन के लिए हम लोग क्या चाहिए, हेमिस्फेयर का आयतन क्या होता है, तो ये हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2/3 पाई। हम लोग को 22/7 लेना है, आर का क्यूब करना है, यानी कि 21 को 3 बार इंटू करना है। चलिए इसको डिजिट सम से कैसे बनाएंगे, देखिए 21 में क्या है, 21 में 7 × 3 हम लिख सकते हैं 21 को, तो हो जाएगा 7 × 3। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 7 × 3, और इस 21 को भी लिख सकते हैं 7 × 3। 3 से 3 चलिए कैंसिल कर दिए, 7 से 7 भी कैंसिल कर दिए, तो ऊपर आपको देखेंगे कि 2 3 बच रहा है। ये 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, यानी कि ऊपर हम लोग को जो भी नंबर मिल रहा है उसका वो क्या है 9 का मल्टीपल है। तो वही आंसर सही होगा जिसका डिजिट सम 9 हो। पहले का नहीं है, 2 1 3 इसका भी नहीं है, 2 2 4 इसका भी नहीं है। इसका देखिए 9 1 10 और 8 18, 18 में 8 और 1 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कितने कम समय में इसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। एग्जाम में आपको यही अप्रोच रखना है जिससे कि आप बाकी स्टूडेंट से कहीं कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं डिजिट सम पहले स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि इस पर अगर आपका पकड़ बन गया तो आप फिर बहुत ही ज़्यादा आगे रहेंगे अपने बाकी कंपटीटर्स जो भी आपके साथ बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल ये है कि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए रुपये 9100 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग इसको कितने आराम से बनाएंगे, आप आपको बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होगा इसको। यहाँ पे आपको साधारण ब्याज का दर दिया है ए का 91 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, कितने दिन के लिए 3 साल के लिए। बी कितना कर रहा है 8% की दर से 5 साल के लिए कर रहा है। ठीक है, और एक निश्चित राशि वो निवेश कर रहा है, और कह रहा है कि दोनों जो निवेश करने के बाद जो प्राप्त धनराशि है वो इक्वल है दोनों के लिए। तो आपको बताना है कि बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 90% कितना होगा। अब एक चीज, अब ये हम भूल जाएंगे क्वेश्चन में ए का क्या डेटा है बी का क्या डेटा है। आपसे आप केवल इस लाइन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बी का राशि का 90% क्या होगा, यानी कि राशि कुछ भी हो उसका हम लोग क्या निकालेंगे 90%, और 90% का मतलब क्या होता है 90/100, यानी कि जो भी मान लीजिए कि एक्स राशि आया, तो जो भी राशि आएगी उसमें तो 9 इंटू हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऊपर का जो डिजिट है वो आएगा, जो भी आपका बी का राशि जाएगा वो क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल होगा यानी कि डिजिट सम आंसर का हम लोग को क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो बस चेक करिए किसका डिजिट सम 9 आ रहा है। देखिए 8 7 15 ये नहीं होगा, 7 6 13 5 18, देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कितना इसको इजीली हम लोग इस सॉल्व किए। कोई इसमें प्रोसेस नहीं यूज करना है आपको, बस लास्ट वाले लाइन पे ध्यान देना है कि हमको बी का राशि का 90% चाहिए। अब बी का राशि का कुछ भी आए
उसका 90% अगर निकालेंगे तो वो तो 9 का मल्टीपल ही आएगा। और अगर 9 का मल्टीपल आया तो यानी कि हम लोग डिजिट सम क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। बस ऑप्शन से चेक करिए किसका डिजिट सम 9 आ रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप चेक करिए, 8 5 13 और 4 17 ये भी नहीं है, 8 4 12 और 5 17 ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग कितने कम समय में इसको हम सॉल्व किए डिजिट सम से। ठीक है, तो ये अप्रोच अगर आप एग्जाम में रखेंगे तो आप कहीं ज़्यादा आगे होंगे बाकी स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 1800 रुपये की धनराशि 21,780 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है तो समान अवधि के लिए समान वृद्धि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कहने का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें 2 साल लग रहे हैं और 18,000 रुपये कितने हो जा रहे हैं, 21,780। यानी कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग का प्रिंसिपल और यहाँ मान लेते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 18,000 और अमाउंट कितना है 21,780। ठीक है, चलिए रेशो में ले लेते हैं तो 0 से 0 आपका कैंसिल कर दीजिए और फिर 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 10, फिर 8, ठीक है, और 9, ये 2 से कैंसिल हो गया। आपको पता है कि रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि 2 साल यहाँ पे लग रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, और 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30 और 10 89 का स्क्वायर रूट कितना होता है 33। कहने का मतलब 30 रुपये 33 रुपये हो गए 2 साल में। तो हमको रेट निकालना है, तो रेट कितना निकालना, हम लोग को प्रिंसिपल मिल गया 30, अमाउंट मिल गया 33, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 3 रुपये का। अब 3 रुपये कितने पे लग रहे हैं 30% पे, तो रेट कितना हो जाएगा, देखिए रेट हो जाएगा 3 रुपये मिल रहा है हम लोग को 30 पे, तो 100 से जब इंटू करेंगे तो ये देखिए 10 10 मतलब कि हम लोग का रेट जो आएगा वो 10% है। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है, ब्याज की दर अगर 5% आप बढ़ा देंगे तो 10 का 5%, 10 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि तो समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि अब ब्याज का जो दर है वो 15% है 2 साल के लिए। तो 15% का 2 साल का हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट परसेंट निकालते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 करते हैं। तो 15 प्लस 15 इंटू प्लस 15 इंटू 15 बाई जब 100 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 225/100 यानी कि 2.25, यानी कि ये हो जाएगा 32.25%। यानी ये जो भी 32.25 जो आया आपका वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कितने का निकालना है, तो हम लोग को 18,000 रुपये का निकालना है। जैसे ही आप 18,000 का 32.25 आप निकालेंगे, डिवाइड बाई 100 करना होगा। ठीक है, अब क्लियरली यहाँ पे देखिए 18,000 जो भी है ये क्या है 9 का मल्टीपल है। ठीक है, अब 9 का मल्टीपल है तो हम लोग को जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा कि जो भी आपको आंसर मिलेगा उसका डिजिट का सम क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। चलिए हम लोग चेक करते हैं कि डिजिट सम 9 कहाँ कहाँ हम लोग को मिल रहा है। तो 8 1 9 और 4 और 5 9, 9 9 18, देखिए इसमें भी मिल रहा है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, 6 4 10 7 17 इसमें नहीं मिल रहा है, 8 5 13 और 5 18 इसमें मिल रहा है, 5 5 10 इसमें नहीं मिल रहा है, यानी कि हम लोग को 2 ऑप्शन मिल रहा है, पहला और तीसरा। अब हम लोग इसमें कैसे बताएंगे कि हम लोग का कौन सा राइट आंसर है। तो सिंपल सा बात समझिए, हम लोग को निकालना है 18,000 का 32%। 18,000 का 10% कितना हो जाएगा 1800, 30% कितना हो जाएगा तो 18 54 हो जाएगा, यानी कि 5400। तो जो भी आंसर होगा 5400 से तो बड़ा ही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए डिजिट सम से हम लोग केवल एक्यूरेट आंसर ही नहीं बल्कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने में भी हम लोग को हेल्प हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, ये अप्रोच रखेंगे आप एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 और 3 का पावर 8 इसका योग बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए इसको, ये है 3, ये है 3 स्क्वायर, ये 3 क्यूब और इस तरह से हम लोग को 3 का पावर 8 तक जाना है। अगर सब में से हम 3 कॉमन भी कर लें, ठीक है, तो सब में देखिए 3 स्क्वायर में क्या आ रहा है 9, 3 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा यानी कि 27। उसी तरह से जो भी नंबर आएगा तो पहले वाले 3 को छोड़ के बाकी जो भी नंबर आएंगे सब में 9 आ रहा है, यानी कि सब में हम 9 को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से 3 का पावर 8 जो भी नंबर आएगा सब में 9 तो आएगा ही ना। तो यहाँ से अगर आप 9 कॉमन कर लेंगे और 9 में क्या करेंगे 3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा 3 हम लोग को बच रहा है, तो 9 और 3 12 हो जाएगा यहाँ पे। और 12 का डिजिट सम कितना होता है 2 1 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा जिसका डिजिट सम 3 आएगा। तो देखिए हम लोग को चेक करना है कि इसका डिजिट सम 3 आ रहा है, 6 5 1 11 और 7 18, 18 में 8 और 1 9, ये नहीं होगा क्योंकि डिजिट सम हम लोग को 3 चाहिए। 6 6 12 5 17 ये भी नहीं होगा। 9 8 17 और 4 22। ठीक है, तो 9 8 17 4 22, 2 2 4 ये भी नहीं होगा।
3 2 5 और 8 13 3 1 4 ये भी नहीं होगा। 1 मिनट फिर से इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को जो आंसर चाहिए वो 9 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है? हम लोग को ये देखना है कि जो भी हम लोग का ऑप्शन होगा उसमें 9 का मल्टीपल तो होना ही, और मतलब 9 का मल्टीपल होगा और 3 ज़्यादा होगा वो। तो फिर से हम लोग चेक कर देखिए, 6 5 11 और 6 17 और एक 18, 8 और एक 9, तो ये 9 ही आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 6 5 11 और 7 6, तो 11 6 17, 7 और एक 8, ये भी नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 9 8 17 और 4 22, तो देखिए 22, तो ऑप्शन सी में अगर हम देखते हैं तो ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर मैं डिजिट सम गलत मैं ऐड कर रहा हूँ इसलिए आंसर नहीं आ रहा। 9 8 17 4 21 होगा ये। जी हाँ 21 होगा। और 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 प्लस 3। 18 क्या है, 9 का मल्टीपल और उससे 3 ज़्यादा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9840। ठीक है, आपको समझ में आया नहीं है, समझ में आया तो इसलिए मैं इसको फिर से बताता हूँ। देखिए ये आपको नंबर दिया हुआ है, इसका डिजिट सम निकालना है, तो पहले को हम 3 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 27 लिखेंगे और डॉट 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 ये 3 का पावर 8 तक जाएगा। तो यहाँ समझिए 3 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है सब में 9 आएगा ना। जैसे 27 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 9, तो इस बार जितने भी नंबर होंगे सब में 9 आएगा, यानी कि हम 9 को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे और प्लस में यहाँ पे 3 आएगा, तो 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12। 12 का डिजिट सम क्या हो जाता है, 2 1 3। कहने का मतलब आपका जो भी नंबर आएगा ऑप्शन में, उसका जो डिजिट सम होगा वो 9 का मल्टीपल से 3 ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे डिजिट सम 3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है, 9 के मल्टीपल हैं। 9 इंटू समथिंग क्या हो गया, 9 का मल्टीपल हो गया, उसमें 3 एक्स्ट्रा है, हम लोग को देखना है। तो हम लोग सभी ऑप्शन को चेक किए तो हम लोग को सी नंबर जो मिलेगा उसमें हम लोग को मिल रहा है 21। 21 को देखिए हम लिख सकते हैं ना, 18 प्लस 3, और 18 क्या हो गया, 9 का मल्टीपल है और वो 3 ज़्यादा है, इसलिए हम लोग राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। डिजिट सम का जो नेक्स्ट सेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, ये पहला इसका पार्ट है। मैं इसको प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं मैं इसको सॉल्व कराने का इसी से कोशिश करूंगा। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, 2 3 वीडियोस अभी इसके और आएंगे। और हम लोग ये मैथ की सीरीज़ है जो हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं। ये आपके सभी एसएससी रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें केवल आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। इसमें बहुत ही कम समय में अब काफ़ी ज़्यादा एक बोल सकते हैं ना कि लीड लेके रह सकते हैं अपने बाकी स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।